नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। जैसे-जैसे भारत सरकार के बजट पेश करने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है, उत्सुकता बढ़ रही है, सवाल ज़हन में उठ रहे हैं कि इस बजट में किसको क्या मिलेगा। हर सेक्टर की अपनी ज़रूरतें हैं और हर क्षेत्र के लोगों को सरकार एक तरह से साधना भी चाहती है बजट में। इस चुनाव दिल्ली का जो है, उस संदर्भ में भी जो बजट है, वो काफ़ी अहम होगा। लेकिन इस बजट में किसानों को क्या मिलेगा? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। सरकार क्या करेगी किसानों के लिए? मुद्दा ये तो है ही। किसान क्या सोचते हैं सरकार से कि इस बजट में वो उनका ध्यान रखते हुए इन बातों की तरफ जो है वो प्राथमिकता से ध्यान दें। हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, किसान नेता है। मनोज जागलान हैं, किसान नेता हैं वो भी। अनिल मलिक, रामपाल जाट जी, ये सभी किसान नेता हैं और धीरेश कुलश्रेष्ठ जी अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एकदम ठाठी किसान जिसको बोलते हैं, वो हमें मनोज जागलान जी नजर आ रहे हैं। तो मनोज जी, जरा जी पहले ये बताइए, खेतों की जरूरत क्या है? देखिए, मीना शर्मा जी, खेतों की जरूरत तो सभी को पता है क्या की, क्योंकि खेत ही एकमात्र ऐसा साधन है जहां से हम अनाज उगा के आप तो खाते ही खाते हैं। साथ में जो हमारे साथ आधारित, जो हम पे आधारित लोग हैं, चाहे वो मजदूर तबका हो, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यापारी हो, सबको अनाज की जरूरत है। तो उन सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए खेत हमारे पास है, हम सबकी जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारे साथ हम अपने साथ साथ मानवता का भी ध्यान रखते हैं। हमारे साथ जितने भी पशु पक्षी हमारे ऊपर आधारित है, जितना भी प्रकृति ने जो हमें ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी को हम बखूबी निभा रहे हैं। और पूरे संसार में किसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी कह लीजिएगा, एक ऐसा इंसान है किसान, जो सभी के लिए निस्वार्थ भाव से अन्न उगा के सभी को अन्न प्रोवाइड करवाता है, और सभी का पालन पोषण पेट भरने का काम जी, देश का जी, किसान और वर्ल्ड का किसान जी। करता है। ये तो बचपन की कहानियों से लेकर इस देश की जी फिल्म के गीत से लेकर सब जगह है। मुद्दा तो ये है कि इस बजट में किसान क्या अपेक्षा करता है। इसलिए मैंने पूछा, खेत की आज की जरूरत क्या है? 2024 का 25 का जो बजट पेश करेगी निर्मला सीतारमन, देश के वित्त मंत्री, किसानों के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखे? अनिल मलिक जी। जी। दरअसल स्थिति देश में विपरीत है। जब देश की राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में होती हैं तब तो किसान उनके एजेंडे में होता है, और जब सरकारों में चली जाती हैं जब किसान को भूल जाती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए और C+2 50% मिलनी चाहिए। आज जब किसान की लागत भी नहीं निकलेगी और किसान को उपज का दाम नहीं मिलेगा, तो किसान के साथ साथ किसान गांव में रहने वाला, जो उसके साथ काम करने वाला मजदूर है, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे लोहार हो, चाहे कुम्हार हो, उस सब का भी पलायन होगा। किसान के बेटे भी पलायन गांव से कर रहे हैं। जब तक सरकारों की ऐसी पॉलिसी नहीं आएगी कि गांव से पलायन रुके, वे शहरों में जो है नालों के पास या झुग्गियों में जो झोपड़ी में जाकर ना लौटे और गांव में ही उन्हें रोजगार मिले, तब तक किसान का भला होने वाला नहीं है। और किसान के जी, लिए जी। प्राकृतिक खेती हो तो गया, अनिल मलिक खेती जी की की बात बात से जो समझ करते में आ हैं। रहा है, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद धीरेश जी की पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किसानों की स्थिति को हम समझेंगे। पुष्पेंद्र चौधरी जी, एमएसपी इस वित्त बजट में, इस पर कोई सरकार की तरफ से संकेत, समाधान दिखते हैं आपको? नहीं, देखिए, एमएसपी की गारंटी की मांग है, उसके विषय में सहमति पिछले आंदोलन के बाद जो 2021 में हुआ था दिल्ली के चारों तरफ, उसमें मीना जी बन गई थी। लेकिन आज भी किसान वहां, दुर्भाग्य हमारा लगभग 1 साल होने वाला है, बैठे हुए हैं पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर, और दल्लेवाल जी जो है वहां पर हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल। अब इसमें मैं आपके, क्योंकि बजट वाला मामला है, तो बजट के हिसाब से जो बिंदु हैं उनको जल्दी जल्दी 10 बिंदुओं का मैंने एक आर्टिकल अभी पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था कि क्या क्या चीज जो ऐसी है जो जोड़ी जा सकती है। इसमें सबसे पहले तो है पीएम किसान योजना, जो है जिसमें 6,000 रुपए मिलते हैं। उसमें हमने बार बार कहा है कि 2018 से ये 6,000 ही मिल रहे हैं, जबकि अभी पे कमीशन भी 8वां घोषित हो गया, और टीएडीए भी सरकारी कर्मचारी 6 महीने में अपना बढ़ा लेते हैं। तो कम से कम 6 साल से जो रेट नहीं बढ़ा है, इसको 6,000 से बढ़ा करके कम से कम 12,000 करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से इसका मूल्य ह्रास हो गया है, पहला।
दूसरा बिंदु एमएसपी की गारंटी के विषय में हमने कहा था कि भाई ये C2 प्लस 50% के अनुसार इसको दे दिया जाए तो इससे किसानों का काफी लाभ होगा, लेकिन सरकार को कोई नुकसान इसमें नहीं है। इसको देने में भी आनाकानी सरकार करती चली जा रही है। इसी तरह तीसरा बिंदु किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने कहा है कि जो 3 लाख तक का इसमें है लिमिट, इसको बढ़ा के 10 लाख रुपए तक किया जाए और फ्लैट 4% इसका रेट हो जो इनसे चार्ज किया जाता है, और 10 लाख में से ये जैसे लिमिट होती है उस तरीके से बैंक की लिमिट हो, इसमें से जितना पैसा इस्तेमाल किसान कर रहा है उस पर ब्याज ले लो, और उसको रोज रोज मतलब हर साल भरने की वापस जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन भरता है अगले दिन फिर उसको 1 साल के बाद जो है फिर से उसको एलिजिबिलिटी मिल जाती है नेक्स्ट डे। तो उससे क्या है, काफी नुकसान किसान का होता है, वो इधर उधर से उधार लेके उसको भरता है। इसी तरह हमने कहा है कि भाई ये कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है किसानों की, तो एक 3,000 रुपए की पेंशन जो बहुत 100 रुपए पर डे लगभग बनेगी, वो कम से कम 60 वर्ष के किसान से ज्यादा जो है उसको दिया जाए। इसी तरीके से एक दूध के रेट के बारे में हमने कहा है कि दूध के रेट जो अमूल के रेट है वो जिस रेट पे किसानों से परचेज करती है उस रेट पर ही बाकी लोग डेयरी परचेज करें, क्योंकि बाकी डेयरी अमूल के रेट पे बेचती हैं ग्राहकों को, तो क्यों नहीं वो परचेज करती। फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में हमने कहा है कि भाई फर्टिलाइजर सब्सिडी किसानों तो को जो जो बहुत है बड़ी ना दे लंबी करके लिस्ट है चौधरी पुष्पेंद्र 10 सिंह बिंदु जी, 10 10 बिंदु है, बिंदु 10 में से 5 बता दिए मैंने, 5 अगली बार बता दूंगा। पांच पांच वापस आपसे जब आपके पास आती हूँ। ये ठीक जो शुरुआती 5 बिंदु है, रामपाल जाट भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, ये भी बड़े किसान नेता है, किसानों की आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन रामपाल जी, आप क्योंकि देर से जुड़े हैं तो बाकी किसान नेताओं प्रतिनिधियों को आपने सुना नहीं। बजट में निर्मला सीतारमन, दिनेश जी रामपाल जी को सुनने के बाद आऊंगी प्लीज आपके पास। रामपाल जाट जी, क्या निर्मला सीतारमन इस बार किसानों के लिए करे जिससे कि किसान जो इतने जबरदस्त ढंग से आंदोलनरत हैं लंबे समय से मोदी सरकार के खिलाफ, उसमें किसानों को थोड़ी सी कहीं एक उम्मीद या सरकार की तरफ से संवेदनशीलता दिखाई दे? डॉक्टर मीना, सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील होना तो वह किसान नहीं है और को बाजार का देना का भी मॉडल तो चाहेंगे बजट की दिशा ठीक कर, और बजट की दिशा के लिए कृषि में स्वावलंबन और गांव में स्वायत्तता, और गांव में स्वायत्तता का अर्थ है जिस गांव में से मोची को उजाड़ने के लिए बाटा को बोलेगा ना, कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं रामपाल जाट जी। प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ, एक तरफ किसानों की मांगे हैं, जरूरतें हैं, और दूसरी तरफ सरकार की सीमाएं हैं, मजबूरियां हैं, और अर्थव्यवस्था का मक्कड़ जाल है। इकोनॉमी के स्टूडेंट उस बात को और बेहतर ढंग से समझते हैं, क्योंकि आप इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं। तो प्रोफेसर साहब, कितना मुमकिन है सरकार के लिए किसानों को साधना, कहां तक साध सकती है और कहां तक साधना चाहिए? जी मीना जी, सभी को नमस्कार। और ऐसे विषय पर बात करना, क्योंकि अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण में देखें, जैसे कि चौधरी साहब को मैं सुन रहा था, और अगर हम लोग अर्थव्यवस्था को देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था को, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो जब भारत आज़ाद हुआ था मैम, तो 50% से ज़्यादा हमारा जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो खेती से होता था, कृषि से होता था, जो आज वर्तमान में घट करके 18 से 20% के, कभी 18 हो जाता है, 18.8 हो जाता है, 5 हो जाता है, इस टाइप से आया है। कहने का मतलब ये है कि डिटेरिएट हुआ है स्वतंत्रता के बाद, और आज तक जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है किसान का या खेती का, जबकि वो हमारा सबसे बड़ा प्राइमरी सेक्टर इसलिए कह रहे हैं उसको, हालांकि प्राइमरी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को अभी इन्होंने कर दिया है, लेकिन पॉपुलेशन, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है मीना मैम, वो सबसे ज्यादा है। मोर देन 68% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर पे डिपेंड कर रही है। यानी कहीं ना कहीं हम
एक पॉपुलेशन का बहुत सा भाग इस सेक्टर से कनेक्ट है और कंसर्न है। अब बात आती है बजट 2000, तो इतना महत्वपूर्ण विषय है ये, और ये सच है चूंकि हमारे अन्नदाता महोदय सारे लोग बैठे हैं और जाट साहब को सुना, वो कह रहे थे रामपाल जी कि किसान के प्रति सरकार, बात इस सरकार की नहीं है। अगर संवेदनशील होती तो 51 से एबव जो हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था जीडीपी में, वो 18% नहीं रह जाता है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर हो क्या रहा है मैडम भारत के अंदर, कि जो जमीनें थी वो डे टू डे रिड्यूस हो रही हैं। रिड्यूस कैसे हो रही हैं? भूभाग तो हमारे पास उतना ही था, और कहीं ना कहीं सड़कें बनने में, 4 लेन बनने में, 6 लेन बनने में, या बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में, जहां पर पहले खेती होती थी वहां पर आजकल बिल्डिंग बन गई, तो इन सब में जो है ना खेती की जो भूभाग था वो घट रहा है और किसान लगातार परेशान हो रहा है। अगर मैं बजट पे आऊं तो एक्सपेक्टेशन की बात अगर करें तो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल अलाइड सेक्टर्स का जो 2023-24 में था वो 1.25 लाख करोड़ का था। अब आप जरा समझिए कि राइजिंग इनपुट्स कॉस्ट, क्लाइमेट चैलेंजेस, रूरल डिस्ट्रेस, ये बहुत सारे विषय हैं किसानों के साथ। किसान एक ही समस्या से नहीं जूझ रहा है। अगर तो वो खेती कर रहा है तो पहले तो उसकी कॉस्ट निकल आए, पहले खेती हो रही है तो वो नेचुरल जो हैजार्ड्स हैं या डिजास्टर्स हैं उनसे निपट के अगर वो खेती करके कंप्लीट करके अगर वो अपनी फसल उगा लेता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या मीना जी उस प्रोडक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन की है, यानी मार्केटिंग। उसके बीच में क्या है मीना जी, बहुत सारे इंटरमीडिएरीज भी हैं, यानी कि कहने को हमारे पास एपीएमसी की बात हो रही है। ये सब बातें प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ, ये सब बातें इस चक्रव्यूह का हिस्सा हैं, ये बनी हुई हैं, और इन्हीं के बीच में सरकार को रास्ता निकालना है। जैसे एक परिवार को चलाने के लिए परिवार के मुखिया को रास्ता निकालना होता है, उस चक्रव्यूह में कैसे अपने तमाम जो पासेस हैं उनको फिक्स करे, वैसे ही सरकार की जिम्मेदारी है। और जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही किसानों की है कि वो इस बात को समझें कि किसान कितना कर सकती है। विपक्ष के, जैसे शुरू में कहा गया था मनोज जागलान जी की तरफ से, कि विपक्ष में होते हैं तब तो सब किसानों की सुध लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। सत्ता में रहते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को याद रख रही है। ये कैसे एहसास कराए सरकार किसानों को, मेरा सवाल ये है प्रोफेसर धीरेश आपसे। जी देखिए, है क्या मैडम कि ये विषय किसान वर्ग को साधने का नहीं है। ये विषय ये है कि किसान जो है ना, हमेशा एक ही सरकार नहीं, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते आपकी डिबेट में भाग ले रहा हूं, तो मैं अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं कि ये समाज का वो हिस्सा है जो अन्न को, मतलब फूड क्राइसिस को खत्म करता है और फूड प्रदान करता है, तो यानी अन्नदाता है ये। तो इसमें ये नहीं है कि एक्स पार्टी आके क्या करेगी या बाई की सरकार क्या करेगी। हो क्या रहा है कि 20 लाख करोड़ का जो है ना टारगेट, जो क्रेडिट टारगेट है, एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है, वो 20 लाख करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2024 में रखा गया था, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, जिसमें कि पुष्पेंद्र चौधरी जी ने उस पर बात की है, किसान क्रेडिट की लिमिट बढ़ना चाहिए, ये सच है। और 51% जो ग्रॉस है क्रॉप्ड एरिया का, वो जो है ना कहीं बढ़ना चाहिए। हो क्या रहा है कि किसान को जो एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी ने जो सजेस्ट की थी और जिसको वो मांग कर रहे हैं, और लगातार अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में, अगर हम विदर्भ की बात करें मैडम तो आज भी वहां सूखा है। अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पे आज तक जो है ना हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के अंदर जो है ना किसान आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे आंदोलनरत हैं। तो इन आंदोलनों को केवल राजनीति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, ये वाकई में जरूरत है कि किसान वर्ग का उत्थान होगा तो निश्चित रूप से। अब मैं बात करूंगा बजट की एक्सपेक्टेशन की, संक्षिप्त में ही करूंगा मैम, कि रिकमेंडेड जो फॉर्मूला है वो है MSP = C2 + 50% ऑफ C2। अब C2 क्या है? अब C2 यहीं पे पेच है। एक्चुअली है क्या, किसान को आप उसको मतलब जो है ना लोक लुभावन तरीके से उसको उलझा रहे हैं। C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट की बात करता है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है, उसमें कॉस्ट ऑफ इनपुट्स क्या है, सीड्स की बात है, फर्टिलाइजर्स की बात है, पेस्टिसाइड्स की बात है, रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड की बात है, इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स्ड कैपिटल की बात है, इनपुटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर की बात है। ये ना देते हुए A2 + FL पे काम कर रही है गवर्नमेंट। इसमें बहुत तकनीकी रूप से समझने की जरूरत है। किसान
किसान हमारी जरूरत है, बगैर किसान के हम अन्न की कल्पना करना मतलब संभव नहीं है। इसलिए किसान को जी। राजनीति से दूर रख करके उनकी मांगों को हम्म। मांग करके, जैसे हम्म। इजराइल बहुत छोटा कंट्री है, हालांकि वो अभी युद्ध के विषय में फंसा हुआ है गाजा के साथ, छोटा कंट्री है, बट वो इतना प्रोडक्शन कर रहा है कि खुद के लिए भी कर रहा है और बाहर भी अब्रॉड भी भेज रहा है। तो क्या हमारे, और ये हमारे किसान के पास सक्षम है, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये करके दिखाया है भारत को। तो जी। भारत में उनकी उपेक्षा, मीना जी आप बहुत अच्छे जी। विषय पर हमेशा डिबेट रखती हैं। किसान जी। वर्ग कतई जो है ना राजनीतिक विषय नहीं हो सकता है, हालांकि उसका निर्णय राजनीति लेगी। निश्चित रूप से प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ, किसान राजनीतिक विषय हो नहीं सकता, लेकिन विडंबना ये है कि किसान राजनीतिक विषय है। किसान आंदोलनरत है, देश के हर राज्य में है, अलग अलग मांगों के साथ है। 5 बिंदु प्रोफेसर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी ने बताए थे। अपने 5 बिंदु और बताइए चौधरी साहब, उसके बाद हम हमारे बाकी पैनलिस्ट से ये समझने की कोशिश करेंगे। रामपाल जी आपके पास आऊंगी मैं। सरकार एमएसपी पर इस बजट में कुछ कर सकती है, करने की स्थिति में है, ये सवाल आपसे समझूंगी, लेकिन पहले पुष्पेंद्र जी। हाँ, तो मैंने 5 बिंदु बताए थे, उसके अलावा जो छठा बिंदु हमने हाईलाइट किया है वो फर्टिलाइजर की सब्सिडी या अन्य सब्सिडीज जो हैं, ये सब्सिडाइज्ड रेट पर, जो कुलशेठ साहब ने बताया है, A2+FL को सब्सिडाइज्ड रेट पर कैलकुलेट करते हैं। सब्सिडी तो वो है जो कि आप मार्केट रेट पे कैलकुलेट करें, उसके बाद उसको पैसा दें। अगर आपने मुझे सस्ती लकड़ी दे करके फर्नीचर अपने घर में बनवा लिया, तो आप उसमें से उतना पैसा पहले ही मेरे काट लेंगे, तो फिर मुझे कौन सा लाभ हो गया, मुझे सब्सिडी नहीं मिली। इसी तरीके से जो है फसल बीमा योजना के विषय में क्या है कि ये 1.5% से 5% तक का इसमें प्रीमियम जाता है, जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और किसान देते हैं। अरे भाई, जब किसानों का उसमें प्रीमियम 1.5% से 5% के बीच में है, तो सारा का सारा कोई भी पार्टी तीनों में से ना दे, किसान को कंपनसेशन नहीं मिलती, दबा के बैठ जाती है कंपनियां। तो हमने कहा भाई किसान को इससे बाहर करो, 1-1.5-2% के चक्कर में कागजी कार्रवाई ना करो। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको करें। अगर कोई राज्य सरकार नई पेमेंट करती है तो केंद्र सरकार उसके भुगतान में से काट ले, जो उसको टैक्स डिवोल्यूशन होता है। इसी तरह हमने ये कहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन की पॉलिसी है कि भाई कंज्यूमर को सस्ता अनाज खिलाना है, उस चक्कर में जो है किसानों के रेट दबा दिए जाते हैं, या मार्केट में जब फसल आने वाली होती है तो FCI मार्केट में रिलीज कर देता है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गलत पॉलिसीज हैं उसके ऊपर जो है गलत प्रभाव किसानों का पड़ रहा है। 9वां बिंदु हमने कहा है कि जो किसान, जो ओवरऑल बजट है एग्रीकल्चर का, वो मात्र जो है 3% के आसपास है। जो पिछले साल की फिगर है वो 1,39,000 है, जबकि 48 लाख करोड़ का सारा बजट है। और जैसा अभी कुलशेठ साहब भी बता रहे थे, 70% आबादी वहां रह रही है जो खेती पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर है। तो 70% आबादी के लिए मात्र 3% का चबेना देना ये उचित नहीं है। और अंतिम बिंदु हमने ये कहा है कि पिछले 10 सालों में 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया है, धन्ना सेठों का विशेषकर। तो किसानों का भी जो 20-22 लाख करोड़ का कर्जा है उसमें से सारा ना भी करें तो कम से कम KCC वाला तो करते हैं, वो 8-10 लाख करोड़ बैठेगा, तो कुछ किसानों को राहत मिल जाएगी। जी। अब जो सिलसिलेवार आपने 1 से 10 बिंदु समझाए, बताए किसानों की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हुए, रामपाल जाट जी, सरकार के लिए इन 10 में से कितने बिंदु अभी सुलझाने में सरकार सक्षम है? क्योंकि सरकार की भी तो अपनी सीमाएं हैं, तो कहां से हम शुरू करें? तो आपने कहा MSP से शुरू करें। MSP का समाधान होने से 10 के 10 बिंदु खत्म हो जाएंगे क्या? ऑडियो ऑन करिए रामपाल। बोलिए बोलिए। MSP की मांग भारत सरकार, आज रामपाल जी कुछ जूझ रहे हैं परेशानी से। अनिल मलिक जी, 10 बिंदु ये चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी ने संकलन किया है मोटा मोटी उन सब परेशानियों का जो किसानों के सामने है, समस्याएं जो किसान दिन भर अपने खेत खलिहानों में जिनको लेकर जूझते हैं। अब सवाल ये है कि सरकार कहीं से शुरू करे, कहीं पर आगे बढ़े, और अभी तक 11वां साल है नरेंद्र मोदी की सरकार को, और ये 11वां बजट है। अभी तक सरकार के खिलाफ जितना बड़ा आंदोलन हुआ है वो सबसे ज्यादा किसानों के द्वारा ही किया गया, लेकिन उसमें भी राजनीतिक रंग आंदोलन करने वालों ने भी दिखाया
और स्पष्ट हुआ उनकी महत्वाकांक्षाएं देखने के बाद भी। तो किसान राजनीति से वंचित इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि किसान नेता राजनीति में उलझ जाते हैं। ये बात सही है अनिल मलिक जी? जी, कुछ किसान नेता दरअसल राजनीतिक पार्टी ही किसानों का समाधान करेगी, समस्याओं का समाधान करेंगी, क्योंकि वे ही सरकारों का हिस्सा होती हैं। और राजनीतिक लोगों से बात करना, एक विषय का अपनी बातों का आदान प्रदान करना एक अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार किसान आंदोलन उस पवित्र एक कुंभ जैसा आंदोलन 13 महीने किसानों ने किया, अगर उसमें राजनीतिक जैसी भाषा का इस्तेमाल करा जाए, वो बिल्कुल गलत है। ये तो एक किस्म का जो है राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। किसान ईमानदारी से और सच्चाई से, और गांव का किसान उस आंदोलन में था, और 750 शहादत भी किसान ने दी। देश की सरकारें इतनी निठल्ली होगी, इतनी गैर संवेदनशील होगी कि किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलती। अगर सरकार को जो है चरण सिंह जी को जो है भारत रत्न दिया, और डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, भारत रत्न देने से कोई लाभ किसान का होने वाला नहीं है जब तक उनकी नीतियों को लागू सरकारें नहीं करेंगी। और 1980 से और 85 के बीच में या 90 के बीच में देख ले, किसान की इतनी आमदनी थी, बाजार के रेशो के हिसाब से या सरकारी नौकरी के हिसाब से किसान की फसलों का भाव बराबर बढ़ता जा रहा था। किसान को बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं थी। और आज भी किसानों की यही मांग है, जो सरकारी अध्यापक की तनख्वाह या किसी और डिपार्टमेंट में बैठे लोग या कॉर्पोरेट में बैठे लोगों की, या महंगाई के हिसाब से जितनी भी महंगाई बढ़े, उस हिसाब से किसान की उपज का भाव बढ़ा दीजिए। किसान को कर्ज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे पुष्पेंद्र जी ने कहा, किसान इतना गहरे नीचे चलेगा, उस पर 10 लाख रुपए भी अगर कर्जा उसका किया जाए किसी पे और कम ब्याज पे, शायद उसमें भी वो दबके रह जाएगा। और सम्मान निधि की ये बात आती है, किसान को तो उनका फसलों का भाव दे दें, तो सम्मान निधि तो उल्टे वापसी हम सरकारों को दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। किसान तो खुद अपने सम्मान से खाता पीता है। और अगर भुगतान की बात की जाए, हमारा क्षेत्र गन्ने का क्षेत्र है, 2022-23 का अब तक बकाया है शुगर मिलों पर। ऐसी हालत यहाँ चल रही है। उत्तर प्रदेश में अगर गन्ने की बात करी जाए, 3 महीने से ज्यादा शुगर मिलें चलते हुए, लेकिन आज तक गन्ने के भाव का नहीं पता क्या घोषित होगा। जबकि सरकारों को चाहिए फसल की बुआई के समय ही भाव की घोषणा कर दें कि अगले साल ये भाव किसान को मिलेगा। वो किसान उस फसल को बोए या ना बोए, वो आजाद रहेगा, दूसरी फसल बो सकता है किसान। तो परिस्थिति इतनी गंभीर है, किसान के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है जी। परिस्थिति इतनी गंभीर है, और इस परिस्थिति से सीधा सीधा वास्ता सरकार का इसलिए भी है कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी एक्ट है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी सोशल वेलफेयर को लेकर सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका सीधा वास्ता किसानों से और अन्न से है। अंत्योदय से लेकर तमाम जो प्रयास सरकार कर रही है, उसके बाद भी अगर किसानों की इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, तो मनोज जी, ये समय के चक्र धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ने वाले एक एक कदम, जिसमें किसान को भी एक कदम चलना है, सरकार को भी एक कदम चलना है, दोनों को साथ बैठना है, ये कुछ इस तरह से बात बने तो ज्यादा बेहतर नहीं हो? देखिए मीना शर्मा जी, बात बनाने के लिए ही 14 फरवरी को सरकार की और जो किसान नेता शंभू और खनौरी मोर्चे पे आंदोलन चलाए हुए हैं, जो पिछले 13 फरवरी 2024 से आंदोलन चला हुआ है, उस आंदोलन की 13 मांगे हैं। उन 13 मांगों को लेके हमारा सरकार से आंदोलन अभी भी ज्यों का तो लाखों की संख्या में शंभू मोर्चा और खनौरी मोर्चा जो हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पे है, वहां हरियाणा सरकार ने, जाना तो हमें दिल्ली था वैसे, लेकिन हरियाणा सरकार ने अमानवीय व्यवहार करते हुए हमें दिल्ली और हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पे रोक रखा है। अभी भी हमारा आंदोलन चला हुआ है। अब 3 दिन पहले माननीय प्रिया रंजन जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है कृषि मंत्रालय से, वो आके सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता हमें दे के गए हैं। जो हमारे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी ने जो बातें रखी, वो अधिकतर मांगे हमारी, वो जो 13 मांगे, ये सूत्र है हमारा, उसमें हमने रख रखी है। और उसमें सबसे प्रमुख मांग एमएसपी के गारंटी कानून की है। उसी बात को लेके 14 फरवरी को हमारे किसान नेताओं की और सरकार के जो डेलीगेशन आएगा उसकी बैठ के बात होनी है, टेबल टॉक होगा और उसमें से काफी समाधान निकालने की कोशिश रहेगी। लेकिन एक
बात साफ है कि जो बजट 12-13 को बजट पेश करेगी सरकार, लेकिन उसके बाद का हमें टाइम दिया गया कि हम बैठ के बाद 14 फरवरी को करेंगे। जो हमारे सबसे सीनियर जो किसान लीडर हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, आज उनके आमरण अनशन का 58वां दिन है। वो मात्र अभी उन्होंने 2 दिन पहले मेडिकल ट्रीटमेंट लेना शुरू किया है, अदरवाइज वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे थे, वो बिल्कुल मरने की स्थिति में पहुंच चुके थे। तो सरकार संवेदनहीन होके हमारे किसान नेताओं को एक तरह से ये अनदेखा कर रही थी, लेकिन अब सरकार की एक फिर किसान की आशा जागी है कि हम सरकार के साथ टेबल पे बात करेंगे, किसानों की जो लंबित मांगे हैं उनको पूरा करवाने के लिए पूरा यत्न करेंगे। जी, प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ, सरकार किसानों की इस लंबी फहरिस्त पर विचार करते हुए ये बड़ा जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, इसको देखते हुए इस वित्त वर्ष में निर्मला सीतारमण ऐसा क्या करे जिससे किसानों को एक बहुत मतलब सेटिस्फैक्टरी राहत मिले कि ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए मीना जी, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है और इसकी जो पहुंच है, आपके क्वेश्चन की रीच है, वो बहुत दूर तक जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो किसान हैं, किसान आज तक बड़ा देश का दुर्भाग्य रहा हमारे कि किसान उपेक्षा का शिकार एक ही गवर्नमेंट्स ने नहीं किया, लगातार करते रही गवर्नमेंट, और उनको एक छोटी सी झुंझुना पकड़ा दिया, जबकि खाई हो गई है मैम, बहुत डिमांड्स की खाई बन चुकी है, वो पूरी करना मतलब किसान तो चाह रहा है कि मेरी हो, लेकिन सरकार पॉलिसी मेकर्स उसको शामिल कर रहे हैं, उसमें से छोटी सी चीज उनको पकड़ा देते हैं। जैसे लेट्स से एग्जांपल, एक्सपेक्टेशन की बात जैसे चौधरी साहब ने की, उसी बात को ऐड ऑन करते हुए मैं कहूंगा कि इंसेंटिव एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को लिए $100 बिलियन का टारगेट 2030 तक है। अभी तक हम 50 बिलियन 2023 में 50 और 60 के बीच में कर रहे हैं, तो यानी 40 बिलियन अगर बढ़ेगा तो एग्री कमोडिटीज पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम करेगी गवर्नमेंट, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कमिंग बजट में करेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोल्ड चेन्स और लॉजिस्टिक की बहुत बड़ी कमी है भारत के अंदर, क्योंकि हमारा 40% से, मुझे पुष्पेंद्र जी अगर मैं गलत हूं तो संशोधित करें, सुधारें, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हैं, मैं तो अध्ययन करके और अपना ज्ञान उससे प्राप्त करके तब मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ। चौधरी साहब, मोर देन 40% मीना जी हमारा फूड और पैरासेबिलिटी आइटम है, जैसे कि जो कि बहुत जल्दी खराब होता है, जिसको कोल्ड स्टोर की जरूरत है, वो ना होने से खराब हो रहा है। खासतौर पे सब्जियां हैं, टमाटर हैं, और आप जानते भी होंगे कि पूरी दुनिया में अगर महाराष्ट्र को हम लोग निकालें और नासिक और वहां से निकालें, तो प्याज जब बहुत ज्यादा उसको हाई प्रोडक्शन में आ जाती है और जब बहुत प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके मार्केट रेट भी नहीं मिल पाते, एमएसपी की तो बात छोड़ दीजिए, यानी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन भी नहीं निकल पा रहा है, उसका प्रॉफिट भी नहीं निकल रहा है। तो किसान क्या करता है, कई बार ये देखा गया है और कई बार मैंने अपनी डिबेट्स में भी कहा है कि किसान उसको खेत से निकालता भी नहीं है, क्योंकि वो बाजार में बिक रहा है 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो प्याज, यानी कि उसको सटीक जो है ना दाम मिल जाए, इस बात के लिए वो जद्दोजहद अभी नहीं कर रहा। आप अगर उठा के देखेंगे तो विदर्भ का किसान आज भी मैडम, विदर्भ एक प्रांत है हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड का एरिया है, वहां पे किसान आज भी परेशान हो रहा है सूखाग्रस्त चीजों से। अगर हम लोग बात करें तो आज की स्थिति में कम से कम उनको प्रॉब्लम, जो मूल प्रॉब्लम क्या है, किसान को डायरेक्ट बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मिडिलमैन्स हैं। हालांकि इन्होंने जो है ना मैम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मार्केटिंग कमेटी APMC शुरू कर दी ऑनलाइन, बट उसका जो है ना, जो किसान है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो वो समझ नहीं पा रहा है, तो वो APMC के बीच में भी मंडी के अंदर भी इसका दुरुपयोग हो रहा है और किसान को उसका सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान भाई आंदोलन करते रहते हैं और लास्ट में जो है ना उनको ये प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ, ये वैसी ही बात है जैसे हमें अधिकार बहुत सारे मिले हुए हैं लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है। ठीक उसी तरह से हमारे लिए, किसानों के लिए सरकार ने कुछ सुविधाएं, कुछ राहत के काम किए, लेकिन सरकारों तक उसकी पहुंच नहीं है। ऑनलाइन अभी किसान उतने ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, उनकी समझ भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे मीना जी एक बात ऐड ऑन करूंगा क्योंकि वो छूट जाएगी, क्योंकि किसानों का मुद्दा है और वो आधा घंटे में समेटना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ मैम। सब डेयरी उद्योग को सपोर्ट की नीड है, जैसे अमूल, मदर डेयरी और अदर डेयरी जो हमें बेरका और भी जो है, मैं किसी का नाम, एक पर्टिकुलर नाम न लेते हो, उनके तो दाम ज्यादा है, बट वो जो
जो किसान है जो दूध निकाल रहा है उसका कम दामों पे लिया जा रहा है। फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, ब्लू रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग अब कि भाई हम समुद्री जो है ना वहां से जो मीट वगैरह और जो ब्लू रिवोल्यूशन की बात हो रही है, हॉर्टिकल्चर मिशन की बात हो रही है। देखिए क्या है क्या सीन क्या है कि हम कर तो रहे हैं, सराउंडिंग्स अलाइड को तो मजबूत करते जा रहे हैं, बट जो बेस है इसका, जो मेन है, जो किसान है, जो मूल जिसको जरूरत है, कहीं ना कहीं वो उपेक्षित हो रहा है। और यही कारण है कि वो अलग अलग स्थानों पे, वो स्थान अलग अलग हो सकते हैं, भले ही वो खनौरी बॉर्डर हो सकता है, शंभू बॉर्डर हो सकता है, या विदर्भ हो सकता है, या महाराष्ट्र हो सकता है, या बिहार हो सकता है, या तमिलनाडु हो सकता है, लेकिन समस्याएं लगभग मैडम क्या है, प्रोडक्शन जी, के उचित एक दाम जैसी मिलने की। जी जी एक जैसी है, लेकिन बुनियादी एक समस्या। कमेंट करना चाह रहा हूँ। जी जी पुष्पेंद्र जी। देखिए अभी हमारे जो भाई हैं अनिल मलिक जी ने भी कमेंट किया था ये किसान राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी राजनीति है आप लोगों के साथ, इसको समझ लो। अगर उनकी समझ में किसान कम राजनीति कर रहे हैं, किसानों को बहुत ज्यादा राजनीति करनी चाहिए। राजनीति क्या है? सरकारों को बदलने की जो कुव्वत है वोट के माध्यम से या खुद खड़े होकर के, अगर मान लो 100 किसान तुरंत बैठ करके वहां सांसद में पहुंच जाए, उनके अनुसार बजट बन जाएगा। तो किसान कम राजनीति कर रहे हैं क्योंकि इस राजनीति में फंस चुके हैं कि राजनीति कर रहे हो ऐसा आरोप राजनीतिज्ञ लगा देते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आप इसको थोड़ा सा गहराई से समझो। वो नहीं चाहते कि आप राजनीति करो, क्योंकि वो अगर आप उनकी सीट पे बैठ जाओगे तो आप बांटोगे उस बजट को, फिर मांगना नहीं पड़ेगा। तो वो चीज भी जो है हमें देख के चलनी पड़ेगी। जी, तो आप तैयारी करिए पुष्पेंद्र सिंह जी, संसद में पहुंचने की। तमाम हमारे पैनलिस्ट सभी तैयारी करें और ग्राउंड पर किसानों की समस्याएं जो हैं वो उठाते रहें। निर्मला सीतारमण इस बार क्या करती है एमएसपी के मुद्दे पर? बहुत लंबा संघर्ष हो चुका है, और क्योंकि ये बात सही है कि देश के प्रधानमंत्री जब विपक्ष में थे तो एमएसपी को लेकर कई गंभीर स्टेटमेंट उनके हैं। उसके बाद भी अगर 10-11 साल निकलने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार इस विषय पर किसानों को कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पा रही है, कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है, भले ही किसान कितनी ही राजनीति करे, भले ही विपक्ष कितना ही किसानों को आंदोलित करे, लेकिन अगर सरकार चाहे तो बैठकर एक मंच पर समाधान के रास्तों की तरफ बढ़ा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस तरफ ध्यान देगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो है कि मुद्दा एमएसपी है। अब ये संघर्ष बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, ये देश की सरकार समझ ले। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।